Good morning. Welcome to BPSC Concept Wala newspaper analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated September 20, 2024 and the day is Friday. तो जैसा कि हम लोग शुरुआत करते हैं हेडलाइन से, तो सबसे पहले मैं हेडलाइन बताती हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी जो है हमारे, वो रोड शो के लिए गए थे रियासी। रियासी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। आपको पता ही होगा कि 18 सितंबर को एक पोल जो है जम्मू कश्मीर के असेंबली पोल, वो एक खत्म हो गया है। अब जो दूसरे दो पोल रह रहे हैं वो सितंबर 25 और अक्टूबर 1 को होगा। और मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ ये इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि 10 साल बाद ये हो रहा है, 370 के एब्रोगेशन के बाद। दूसरी न्यूज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, देखिए ये न्यूज में क्या कहानी है ये मतलब का नहीं है कि तिरुपति लड्डू के ऊपर लड़ाई हो गई, कि इसके अंदर फिश ऑयल है, ये है, वो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि तिरुपति लड्डू को जीआई टैग मिला हुआ है। कब मिला था? तो 2009 में मिला था। जीआई टैग किस एक्ट के अंदर मिलता है? तो जीआई एक्ट 1999 के अंदर मिलता है। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब किसी चीज की यूनिकनेस उसकी जगह के वजह से, ज्योग्राफी के वजह से। तो तिरुपति के जो लड्डू है वो तिरुपति तिरुमाला टेम्पल में मिलते हैं। वो एक यूनिक लड्डू है जो वहीं जाके आपको मिल सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ आपको। नेक्स्ट न्यूज आप ये देख सकते हैं कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसने इंडिया की कहीं ना कहीं एक रेगुलर फॉलो अप किया और कुछ चीजें बताई जिसके बारे में अंदर इंटरनली अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। आपको पता ही होगा कि हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक हुआ था। उस अटैक के बाद हिजबुल्लाह ने बोला है कि वो अब इजराइल पे रिवेंज लेगा। तो पहले तो इजराइल पैलेस्टीन वाला लड़ाई कम था, एक नई चीज ऐड हो गई है। तो ये सारे अटैक्स की चीज थी। अब हम लोग डिटेल में देखें। ओके, लेट्स लुक इनटू द न्यूज़ेस इन डिटेल। पहली चीज खुशखबरी से आज शुरुआत करते हैं। वो ये है कि बीपीएससी 17वीं में 1900 रिक्तियां आएंगी। तो ये न्यूज ऐसी है कि बीपीएससी में 17वीं में लगातार रिक्तियों की संख्या बढ़ रही है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार संख्या बढ़ के 1900 से भी अधिक हो गई है। बीपीएससी के इतिहास में आज तक संयुक्त सिविल परीक्षा में इतनी रिक्तियां कभी नहीं निकली। अब ये जो लाइन है ना, यही लाइन आपको इस पिक्चर में देख रहे हो, ये कैसे बच्चा कंफ्यूज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1900 आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। और आयोग के जो सचिव हैं उन्होंने कहा है कि परीक्षा नियंत्रण में उन्होंने बताया कि और भी कुछ कुछ विभागों की रिक्तियां अभी आनी बाकी है। तो अब वो रिक्तियां आ जाएगी तो और ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। और अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा। तो जैसे ही सारी वैकेंसीज आ जाएंगी तो हम लोग को 21 दिन का समय मिलेगा। तो इससे बड़ी कोई न्यूज और मोटिवेशन हो नहीं सकती कि आज तक के इतिहास में इतना आया नहीं। तो अभी से लग जाइए, कुछ नहीं सोचना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चंस बनाने हैं और अपना बेस्ट देना। ये बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज तो ये है, कीपिंग काजू अलाइव, शिमला जू फेसेस टफ कॉल ऑन स्नो लेपर्ड विद कैंसर। तो देखिए काजू है कौन? तो काजू एक स्नो लेपर्ड है। ये आपको दिख रहा है, ये काजू है। काजू एक लौता ऐसा स्नो लेपर्ड है जिसको हिमालयन नेचर पार्क में रखा गया है, जो कि कुफरी हिल स्टेशन पे है। तो यहाँ से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि हिमालयन नेचर पार्क कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कौन से हिल स्टेशन पे? कुफरी पे है। और ये एक लौता ऐसा स्नो लेपर्ड है जो कि हिमाचल में पाया जाता है। इसके अलावा स्नो लेपर्ड कहाँ मिलते हैं? तो इसके अलावा स्नो लेपर्ड आपको मिलते हैं पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि कहाँ है? दार्जिलिंग में है। स्नो लेपर्ड के बारे में एक बड़ी यूनिक चीज मैं आपको बता दूं, इनको घोस्ट ऑफ द माउंटेन बोला जाता है। पता है क्यों? आप पिक्चर्स देखना, ठीक है, खुद यूट्यूब पे जाके देखना। अगर ये पहाड़ों के बीच में कहीं होगा ना, दिखेगा भी नहीं, इतना अच्छा कैमोफ्लाज कर लेता है। कैमोफ्लाज का मतलब आपको पता ही होगा कि मिल जाना अपने बैकग्राउंड के साथ, दिखना ही नहीं। तो ये इतना अच्छा, इसलिए इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन बोलता है। ये इतना आसानी से दिखता भी नहीं है। लेकिन एक काजू मिला। ये काजू का नाम काजू क्यों पड़ा? तो इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी दी हुई थी कि काजू जो है वो घूमते फिरते चला गया था इस लाहौल और स्पीति के एक गांव में जिसका नाम काजा था, और वहां से उसको रेस्क्यू करके 2023 में लाया गया, तो इसलिए इसका नाम काजू पड़ गया। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे ये है कि काजू को कैंसर है। इस कैंसर का नाम इंपॉर्टेंट है, ये है ओस्टियोसार्कोमा। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से इसके हाथ पे घाव है। ये ऑस्टियोसार्कोमा एक बोन कैंसर है। इसमें क्या होता है ना, एनिमल जो है उसके बोन में कैंसर हो जाता है और लास्ट चांस जो होता है इसको बचाने का वो होता है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन का मतलब काट देना।
तो ऐसे तो बोला जा रहा है कि अगर काजू को बचाना है तो उसके हाथ एम्प्यूटेट करने होंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है एम्प्यूटेशन में? प्रॉब्लम ये है कि काजू की जो उम्र है वो 15 साल है, और एक एवरेज एज जो होती है ना स्नो लेपर्ड की, जिसमें वो मर जाता है, वो यही 15 से 20 साल होती है। तो इसकी ज्यादा एज के वजह से इसको एनेस्थीसिया देंगे तो ये ऐसे ही मर जाएगा। तो एनेस्थीसिया जब तक देंगे तब तक तो ये इसके हाथ काटे नहीं जा सकते। एनेस्थीसिया आपको पता ही होगा क्या होता है, इसको देकर बेहोश किया जाता है। तो इसीलिए अभी तक इसको एनेस्थीसिया नहीं दिया गया है, लेकिन इसको ले जाया जाएगा पास के पालमपुर कॉलेज में और फिर इसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? इम्पोर्टेंट ये था कि जो स्नो लेपर्ड है वो शेड्यूल 1 का एनिमल है। ये 2 जगह पाया जाता है, एक तो पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क में और दूसरा आपके हिमालयन नेचर पार्क में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी स्नो लेपर्ड के बारे में। एक और चीज यहाँ से जो मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट लगी वो ये कि स्नो लेपर्ड जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है अपने आसपास के गांव में और बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक वरदान था कि काजू जो है वहां मिला था। इसके अलावा काजू के अलावा 2 और वहां पे स्नो लेपर्ड लाए गए थे पहले भी हिमालय नेशनल पार्क में। एक का नाम था सपना, दूसरा का सुभाष। सपना की जो डेथ है वो 2007 में हो गई और सुभाष को वापस पद्मजा नायडू में भेज दिया गया 2014 में। जब साथ में ऐसे स्पीसीज साथ रहते हैं ना तो इनका नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन क्योंकि एक की डेथ हो गई, एक को वापस भेज दिया गया, तो ये अकेला पड़ गया था। इसके अलावा बोला गया था कि और पद्मजा नायडू से भेजा जाएगा इस वाले पार्क में, लेकिन भेजा नहीं गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये आपको पता है हमारी बीपीएससी प्रीलिम बुक है तर्कश, उससे आप अपना प्रीलिम्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये अभ्यास वाले से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम के लिए भी सामान्य अध्ययन की बुक है, तो ये तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑफ इंडिया इफेक्टिव एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम लो प्रोसिक्यूशन। देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, ये एक ग्लोबल वॉचडॉग है। किस चीज का? तो करप्शन वगैरह देखता है ये, ठीक है, और क्राइम्स देखता है। तो इसने एक अपना जो फॉलोअप किया इंडिया के साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड चीज है वो इसका बेस्टियन है। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की चीजें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स देखता है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जब इंडिया का फॉलोअप किया, फॉलोअप का क्या मतलब है, चेक किया कि क्या चल रहा है इंडिया का, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या इंडिया का स्टांस है, तो इसने बोला इंडिया इफेक्टिव है, इंडिया सही चल रहा है, लेकिन इंडिया में अभी भी मेजर इंप्रूवमेंट की जरूरत है ताकि केसेस का प्रोसिक्यूशन स्ट्रेंथन हो सके। तो इन्होंने क्या क्या बोला? इन्होंने बोला इंडिया को जरूरत किस चीज की है, तो इंडिया को जरूरत है लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसिक्यूशन कन्विक्शन की, इतनी ज्यादा नहीं, रिस्क प्रोफाइल करने की कस्टमर्स की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हैं, और ये बोलने के लिए कि मॉनिटर करे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है। उसके अलावा ये रेड फ्लैग्स, मतलब इन्होंने कुछ रेड फ्लैग बताया। इन्होंने बोला जो इलीगल सोर्स से मनी आता है ना वो इंडिया में आ रहा है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में इन्होंने बोला इस्लामिक स्टेट अलकायदा का लिंक है जम्मू कश्मीर में, तो वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का थ्रेट होता है। और उन्होंने बोला जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, एनजीओ, उनके ऊपर बड़ा रिस्क होता है कि यहाँ पे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे फाइनेंशियल अब्यूज करती है। तो ये तो हो गई न्यूज की बात। थोड़ा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में मैं बता दूं तो देखिए ये जो है वो सेटअप हुआ था 1989 में। G7 की एक मीटिंग हुई पेरिस में, वहां पे ये बनता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एम क्या है इस पे तो हम बात कर ही चुके हैं। इसके अंदर होता है लिस्ट सिस्टम, 2 लिस्ट के अंदर ये कंट्रीज को डिवाइड करता है, एक होता है ग्रे, एक ब्लैक। ग्रे वैसे होते हैं कंट्रीज, अगर कोई कंट्री ग्रे में आ गया तो मतलब वो सेफ हेवन है फॉर टेररिज्म, वहां पे जो है मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, वो ग्रे है। और अगर कोई ग्रे से भी ज्यादा खतरनाक है तो उसको हम लोग उन लोग डाल देते हैं ब्लैक लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट का एक और नाम है ऑफिशियल, अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में आ जाती है तो उसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या टेरिटरीज, एनसीसी या एनसीटी, ठीक है। और ये ब्लैक लिस्ट के अंदर कोई कंट्री आ गई तो उससे कोई भी कंट्री ट्रेड नहीं करती है, माना जाता है कि ये बहुत घटिया कंट्री है, मनी लॉन्ड्रिंग करती है, ये सब। तो ब्लैक लिस्ट के अंदर अभी फिलहाल 3 कंट्रीज है, ईरान, म्यांमार और एक और कंट्री है जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी कंट्री है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। नेक्स्ट आपको बता दें कि सितंबर 19 जो कि कल था, उस दिन नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन डे था। नेपाल ने इसको सेलिब्रेट भी किया कॉन्स्टिट्यूशन डे को। तो चलो लगे हाथों हम लोग थोड़ा नेपाल का मैप देख लेते हैं। तो ये देखिए ये रहा नेपाल। आपको पता है इंडिया में नेपाल जो है, बिहार जैसे हमारा प्यारा बिहार, वो भी नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल जो है एक बहुत खूबसूरत हिमालयन स्टेट्स है, यहाँ पे हिमालय मिलती है इतनी खूबसूरत सी। नेपाल का कैपिटल काठमांडू है। नेपाल में और भी बहुत सुंदर सुंदर जगह है, ठीक है।
वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जुमला, सालियान, प्यूथन और भी बहुत सारे एरियाज है। और ये रहा आपका नेपाल। ऊपर इधर चाइना से बॉर्डर कर रहा है, नीचे ये इंडिया से बॉर्डर कर रहा है। इस तरफ जो है ये आपको पूरा का पूरा नेपाल का मैप दिख गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। अमित शाह, जो कि कौन है, यूनियन होम मिनिस्टर भी हैं और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने थर्सडे को लॉन्च किया व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। ये क्या है ना, जो मोदी जी का अब ये तीसरा टेन्योर है ना, इस तीसरे टेन्योर में एक चीज इन लोगों ने फॉलो की थी कि पहले 100 दिन जो होंगे ना मोदी जी के थर्ड टर्म के, उसमें कुछ नए नए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। तो जो पहले 100 दिन के इनिशिएटिव है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 लेकर आएगी। इसमें क्या होगा ना, 2 लाख नए मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, जिसको पीएसीएस पैक्स बोलते हैं। कितने बनेंगे, 2 लाख। और ये जो 2 लाख पैक्स है और कुछ फिशरी कोऑपरेटिव बनेगी, इससे क्या होगा ना कि व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 मतलब होगा क्या, प्राइमरी फोकस एरिया क्या है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है कि यहाँ पे वीमेन फार्मर लोग को एम्पावर किया जाएगा। दूसरा, लोकल मिल्क प्रोड्यूशन को बढ़ाया जाएगा। लेकिन लोकल जगह पे कहीं कहीं होता है ना दूध वगैरह का उत्पादन होता है, उसको बढ़ाया जाएगा। स्ट्रेंथन की जाएगी डेयरी की इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेयरी एक्सपोर्ट बढ़ाया जाएगा। तो ये पहले 100 दिन का तो मैंने आपको कहानी बता दिया। पहले 100 दिन में 10 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लाने थे, वो लेकर आ गए हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 जो है उसके बारे में इन्होंने, अमित शाह जी ने कहा है कि इसको बजटरी सपोर्ट भी मिलेगा, बजट से भी पैसे मिलेंगे, ठीक है, और वो भी फुल बजटरी सपोर्ट मिलेगा। तो जब हम व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 देख रहे हैं तो व्हाइट रेवोल्यूशन था क्या, उसको देख लेते हैं। तो देखिए 1970 के टाइम में व्हाइट रेवोल्यूशन आया था, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। इसमें दूध का उत्पादन बढ़ाने की बात की गई थी। और ये कौन इसको देख रहा था, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इन्होंने क्या किया, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई। इन सोसाइटी ने मिलकर दूध के उत्पादन को बढ़ाने में बहुत मदद किया, ठीक है। अमूल वगैरह उसी के टाइम का जनक है, ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड नाम याद रखना है। उसके वजह से आज इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हो गया है। और इसमें एक बहुत बड़े इंसान का बहुत बड़ा रोल था, जिनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। उनका जन्म 1921 में हुआ था और उनका देहांत 2012 में हुआ था। उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इनका नाम का आंसर देना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हाइट रेवोल्यूशन वापस से न्यूज में आ चुका है, आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज ये है कि आमूर फैल्कन आने वाला है मणिपुर में। अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये आमूर फैल्कन, ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि मणिपुर ने इसकी हंटिंग, कैचिंग, किलिंग, सेलिंग सब बैन कर दिया है। कहाँ पे, तो तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। आमूर फैल्कन की बात की जाए तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर है। रैप्टर का मतलब पता है क्या होता है, ऐसा कोई बर्ड जिसके पैरों में ना ये ऐसे रैप्टर वाले पैर, मतलब जो क्लॉज होते हैं पैरों में, जैसे आपने काइट देखा है ना, ईगल देखा है, तो उनके पैर देखते कितने, जो उनके पैर होते हैं वो एकदम नाखून उनके तेज होते हैं, तो उनको रैप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें एक फैल्कन भी आता है। आमूर फैल्कन जो है वो लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी बर्ड है, मतलब ये 22,000 के अराउंड किलोमीटर ट्रेवल करके आता है, ठीक है। तो ये माइग्रेटरी बर्ड है, इसीलिए मणिपुर इसके अराइवल के लिए ये सारी चीजें बैन कर दिया है। उसके अलावा पोचिंग वगैरह जो है मणिपुर की ऑलरेडी बैन है। क्यों, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर अगर कोई आमूर फैल्कन को खाने की कोशिश करता है, रखने की कोशिश करता है, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। और आमूर फैल्कन जो है जब मूव करता है तो उसकी लाइफ साइकिल का ये बहुत क्रूशियल पीरियड है, जब वो इस तरह से आके मणिपुर में वेट करता है, तो उसको बचाने की जरूरत है। अब थोड़ा आमूर फैल्कन के बारे में बताएं तो आमूर फैल्कन नागालैंड में भी आके रेस्ट करता है। इस वजह से नागालैंड को फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। आईयूसीएन स्टेटस जो है आमूर फैल्कन का लीस्ट कंसर्न है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ये तो हमने देख ही लिया। उसके अलावा एक होता है कन्वेंशन फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज, जो कि माइग्रेटरी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करती है, उनके अंदर भी आमूर फैल्कन को प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो इम्पोर्टेंट था ये। नेक्स्ट न्यूज जो है वो ये है कि बोस्निया नाम में जो कंट्री है वहां पे मडोना साइटिंग नाम का एक इवेंट होता है, जिसमें जो कैथोलिक्स होते हैं ना, कैथोलिक वो देखो, जो क्रिश्चियन होते हैं ना, क्रिश्चियन जो धर्म होता है, जो क्रिश्चियनिटी होती है, उसके अंदर 2 तरह के लोग होते हैं, एक कैथोलिक्स होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो कैथोलिक जो है वो बोस्निया में एक इवेंट होता है मडोना साइटिंग, वहां पे लोग आते हैं और वर्जिन मैरी, ऐसे बोला जाता है कि वर्जिन मैरी वहां पे खुद आ गई हैं, ठीक है। तो इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा बोस्निया को देख लेते। तो बोस्नियन हर्जेगोविना एक यूरोपियन कंट्री है, देख सकते हैं आप, एड्रियाटिक सी के पास में है ये, ठीक है। और ये कहाँ से बॉर्डर कर रही है, तो ये सर्बिया से बॉर्डर कर रही है, क्रोएशिया से बॉर्डर कर रही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इसका कैपिटल है साराजीवो, ठीक है, और यूरोपियन कंट्री तो आप देख ही सकते हैं। चलिए लास्ट है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे।
क्वेश्चन ऑफ द डे में हम लोग देखते हैं कि इन बिहार को अभी तक कितना जीआई टैग मिला है, तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताएं। और रही बात कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर है आपका झेलम, सॉरी सतलज। आप सबने सही आंसर दिया, सतलज ही दिया है, ये यूपीएससी पीवाईक्यू है। तो अब आपको ये चीज पता चली गई है कि इंदस से डायरेक्टली ज्वाइन करने वाली नदी कौन सी है, तो उसका नाम है सतलज। और ये क्योंकि पीवाईक्यू में आ गया था तो इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का काम क्या है ना, इंदस रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंदस रिवर सिस्टम को एक बार आप लोग अच्छे से अपने से रिवाइज कर ले कि कौन सी इसके अंदर नदियां हैं, उन सबका क्या रोल है, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से जाती हैं। और इसमें क्योंकि इंदस वाटर ट्रीटी को भी आपने देखा कि इंडिया जो है उसके चेंजेस करने की कोशिश कर रहा है, चाहता है कि रिव्यू और मॉडिफिकेशन हो, तो इसलिए इंदस रिवर सिस्टम को पूरे अच्छे से देखना। और जब भी इंदस रिवर सिस्टम आप देख रहे हो ना, साथ साथ ब्रह्मपुत्र भी देख लेना, क्योंकि जब इस दोनों को देखते हैं ना, तो ये दोनों कंट्री जो नदियां हैं वो अलग अलग कंट्री से आ रही होती है, अलग अलग कंट्री से इनका ओरिजिन है, तो साथ पढ़ने से आसानी से हो जाता है। और ये रिवाइज जरूर करिएगा, इंदस की और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज कितनी है, क्या है, तो आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट। और आपने देख ही लिया, इतनी ज्यादा वैकेंसी है इस बार, अगर इस बार नहीं किया तो बहुत मुश्किल है कि दोबारा कभी ऐसा इतिहास बदले। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग, एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग को जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे आंसर करेगा। थैंक यू।